हेलो स्टूडेंट्स, वर्मा केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारा चैप्टर चल रहा है एटॉमिक स्ट्रक्चर अर्थात परमाणु संरचना, जिसमें हम नील्स बोर परिकल्पना या नील्स बोर मॉडल के अनुप्रयोग पढ़ रहे थे। पहला अनुप्रयोग था बोर कक्ष की त्रिज्या ज्ञात करना, दूसरा था बोर कक्ष में इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात करना। आज जो हम पढ़ेंगे वो है बोर कक्ष में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ज्ञात करना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, बोर कक्ष में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कैसे ज्ञात करेंगे। किसी भी प्रकार की ऊर्जा की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि वो जो कुल ऊर्जा होती है वो क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है। हम क्या कह रहे हैं कि कुल ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है। कुल ऊर्जा जो होती है वो स्थितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है। अर्थात हम ऐसे कहते हैं कि कुल ऊर्जा बराबर क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा। अब देखिए, जब इलेक्ट्रॉन की बात करें हम तो इलेक्ट्रॉन के लिए देखिए ये नाभिक होता है। इस नाभिक में दो चीज़ पाई जाती हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जबकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्ष में क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्ष में क्या लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। तो ये बोर कक्ष हैं, यानी ऑर्बिट हैं। इन कक्षों में या कोष में लगातार एक हो सकता है, दो हो सकता है, ये तीन कितने भी क्या हो सकते हैं, बोर कक्ष हो सकते हैं, जिनमें क्या घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन की कि इलेक्ट्रॉन को अनंत से कोई अनंत दूरी पर एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है बोर कक्ष में, और इस इलेक्ट्रॉन को नाभिक के नज़दीक लाने के लिए, यानी यहाँ घूम रहा है अनंत में, इस इलेक्ट्रॉन को नाभिक के नज़दीक लाने के लिए, इलेक्ट्रॉन को नाभिक के समीप लाने के लिए कुछ कार्य करना पड़ता है, जिसके कारण उसकी स्थिति परिवर्तित होगी। और स्थिति परिवर्तित होगी क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा के मान में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। इसलिए स्थितिज ऊर्जा के मान को हम किससे व्यक्त करेंगे, ऋणात्मक चिन्ह से व्यक्त करेंगे। तो देखिए, हमने कहा कि चूँकि इलेक्ट्रॉन को अनंत से नाभिक के समीप लाने के लिए कुछ कार्य करना पड़ता है, जिसके कारण स्थितिज ऊर्जा के मान में कमी आ जाती है। इसलिए स्थितिज ऊर्जा के मान को ऋणात्मक चिन्ह से व्यक्त करते हैं, ऋणात्मक चिन्ह से व्यक्त करते हैं। हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन को अनंत से नाभिक के समीप लाने के लिए कुछ कार्य करना पड़ता है, जिसके कारण स्थितिज ऊर्जा के मान में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। इसलिए
स्थितिज ऊर्जा के मान को हम किससे व्यक्त करेंगे? ऋणात्मक चिन्ह से व्यक्त करेंगे। तो देखिए ऋणात्मक चिन्ह से व्यक्त करना है हमको इसको, स्थितिज ऊर्जा को, यानी यहाँ पर हमने लगा दिया ये, यानी कुल ऊर्जा जो होगी वो क्या हो जाएगी माइनस, यहाँ लिखा हमने पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा प्लस काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा। अब देखिए टोटल एनर्जी कर रहे हैं हम, टोटल एनर्जी बराबर, अब स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होता है? देखिए स्थितिज ऊर्जा का मान होता है Ze²/R, Ze²/R। ये किसका मान है? स्थितिज ऊर्जा का। क्योंकि इसको हम किससे व्यक्त कर रहे हैं? ऋणात्मक से, तो ऋणात्मक साइन लगा दिया। और गतिज ऊर्जा जो होती है उसका मान क्या होता है? 1/2 mv²। यहाँ हमने लिखा चूँकि स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो होती है Ze²/R, और गतिज ऊर्जा का मान होता है 1/2 mv²। तो इन दो की जगह हमने लिख दिया, स्थितिज ऊर्जा का मान लिख दिया और गतिज ऊर्जा का मान रख दिया। अब देखिए इसका क्या लेना है हमको? एलसीएम ले दें, लघुत्तम 1/2 mv² है ये। अब इसका एलसीएम लिया हमने, तो एलसीएम से पहले देखिए इसका मान देख लें अपन, ये जो वैल्यू है mv², ये क्या होती है? नील्स बोर परिकल्पना के अनुप्रयोग में जब हमने बोर कक्ष की त्रिज्या और इलेक्ट्रॉन के वेग की गणना की थी तो हमने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन को नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगाने के लिए आवश्यक है। यानी हम कह रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन तभी घूमेगा जब इस पर दो प्रकार के बल कार्य करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन तभी वृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगाएगा, इस पर दो प्रकार के बल कार्य करेंगे, एक तो होगा अभिकेंद्रीय बल और एक अपकेंद्रीय बल। तो हमने वहाँ पर कहा था ये अभिकेंद्रीय बल का मान क्या था? F Ze²/R², और अपकेंद्रीय बल था क्या? F mv²/R। ये था समीकरण नंबर 2। और हमने उसके बाद कहा था कि वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाने के लिए यह आवश्यक है कि अभिकेंद्रीय बल का मान अपकेंद्रीय बल के बराबर होना चाहिए। तो दोनों बलों को हमने बराबर कर दिया था। यहाँ दोनों को जैसे ही बराबर किया तो ये आया था Ze²/R² बराबर mv²/V। ये R से R कट गया था और ये बच गया था यहाँ पर Ze²/R बराबर mv²। यहाँ तक आ गया था ये, यानी mv² का यदि मान देखें तो वो तो किसके बराबर है? Ze² के, Ze²/R। यानी इस mv² की जगह, यानी यहाँ पर हम इसको अगर समीकरण नंबर 1 कहें और यहाँ पर लिखा हमने नील्स बोर परिकल्पना से, क्योंकि हम जानते हैं Ze²/R बराबर क्या होता है? mv², समीकरण नंबर 2। और इस समीकरण 2 से mv² का मान इसमें रख दीजिए। आप देखिए तो टोटल एनर्जी क्या प्राप्त हो जाएगी आपके लिए? टोटल एनर्जी बराबर ये ऐसे है, ये -Ze²/R प्लस 1/2 है ही, और mv² की जगह हमने क्या रख दिया? Ze²/R, Ze²/R। यहाँ तक ये प्राप्त हो गया। टोटल एनर्जी ये आ गई, टोटल एनर्जी बराबर -Ze²/R प्लस 1/2 Ze²/R। ये देखा हमने। अब देखिए इसका एलसीएम ले दें, या तो एलसीएम ले दीजिए, या देखिए सीधा तरीका ये है, इसमें Ze²/R तो सेम है दोनों में। अगर मैं इसको कॉमन लूँ तो देखिए Ze²/R मैंने कॉमन लिया और प्लस वाली राशि को मैंने, या ऐसे यहाँ से क्या बच गया? 1 बच गया, 1 माइनस, और ये आ गया ये प्लस का और ये माइनस का 1/2, यानी माइनस का 1 बचेगा इधर और ये बच गया इसमें 1/2। इसमें से ये गया तो कितना बच गया? माइनस का आधा, और ये इसके साथ लगता तो क्या हो जाता? -1/2 Ze²/R ये आ जाता। ऐसे भी कर सकते हो आप, या डायरेक्ट देखें। देखिए ये दोनों में ये चीज़ कॉमन है ही, और ये 1 है और ये आधा है, तो हमको 1 में से आधा घटाना है। 1 में से क्या घटाना है? आधा। ये दोनों राशि सेम है, इसका मतलब ये 1 है और ये क्या है? आधा। तो 1 में से हमको कितना घटाना है? आधा।
तो कितना बच गया, आधा बच गया। लेकिन वो किसका बचा, देखिए ये माइनस का 1 है और ये प्लस का 1/2, तो माइनस का आधा बचेगा। माइनस के 1 में से प्लस का 1 घटाया हमने, तो क्या बचेगा, माइनस का आधा बचेगा। यानी हम डायरेक्ट भी इसको लिख सकते हैं, जब इसमें से इसको घटाया या एलसीएम लिया तो देखिए ये प्राप्त होगा टोटल एनर्जी बराबर -1/2 Z²/R। ये आ गया। अब क्या करना है आपको, ये जो समीकरण है इसमें देखिए हमको जब टोटल एनर्जी प्राप्त करनी है, ऐसे बोर कक्ष में जब हमने त्रिज्या की ज्ञात की थी तो हमने कहा था कि उसमें से एनर्जी और वेग वाली टर्म हटाई थी हमने, यानी वेग को हटा दिया था। जब वेग ज्ञात करते हैं तो त्रिज्या को हटा देते हैं। अगर हमको टोटल एनर्जी ज्ञात करनी है तो ऊर्जा ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि आर और वी वाली जो टर्म आ रही हैं उनको क्या करेंगे, हटा देंगे। हमने पहले वी को हटाया, अब किसको हटा दें, आर को। आर को हटाने के लिए हमने बोर कक्ष की त्रिज्या ज्ञात की थी, तो देखिए चूँकि बोर कक्ष की त्रिज्या क्या होती है, आर बराबर n² h² 4π² Z² m। तो ये हमने अभी निकाली थी, बोर कक्ष की क्या थी ये, त्रिज्या। अब इस बोर कक्ष की त्रिज्या को देखें इस समीकरण में, यानी किसका मान रख दो आप, r का, यानी r की जगह हमने अगर इसको रखा तो देखिए टोटल एनर्जी क्या प्राप्त हो जाएगी, -1/2 Z²/R का मान रखा हमने, देखिए n² h²। ये राशि ऊपर गई तो क्या हो जाएगा, ये 4π² ZE²m ये प्राप्त हो जाएगा। अब जो कट रहा है उसको काट दीजिए आप, तो देखिए यहाँ से क्या कटेगा, केवल ये 2 से ये 2 बार कट गया, बच क्या गया, टोटल एनर्जी बराबर माइनस का साइन बच गया और ये 2 को मैंने पहले लिख दिया 2, ये π², देखिए z और z कितने हैं, 2 हैं, Z² हो गया ये e² और e², इसका मतलब क्या हो गया, ये e⁴ और इधर क्या बच गया m, और बटे देखिए n² और h²। ये प्राप्त हो गया टोटल एनर्जी का फॉर्मूला। ये टोटल एनर्जी का फॉर्मूला प्राप्त हो चुका है। इस फॉर्मूले में हमने कहा जो मान है आंकिंग वो मान रखें हम। देखिए पाई बराबर, जहाँ पाई बराबर क्या है 3.14, Z बराबर तो क्या है परमाणु क्रमांक, Z बराबर परमाणु क्रमांक, ये प्रत्येक तत्व के लिए अलग अलग होगा। E बराबर इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इसका मान क्या होता है 4.8 × 10⁻⁻10 सेंटीमीटर ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, स्थिर वैद्युत इकाई। उसके बाद देखिए m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इसका मान क्या होता है 9.108 × 10⁻⁻28 ग्राम में लें तो 28 ग्राम। H बराबर क्या है प्लांक नियतांक, H बराबर प्लांक नियतांक, और जिसका मान क्या है 6.62 × 10⁻⁻27 अर्ग इंटू सेकेंड, ये प्लांक नियतांक का मान हो गया। ये जो सभी मान हैं उपरोक्त मान, अगर मैं इसको समीकरण नंबर 3 कहूँ तो देखिए उपरोक्त मान समीकरण 3 में रखने पर एवं हल करने पर ऊर्जा का मान निम्न प्राप्त होता है।
जब इन मानों को इस समीकरण में रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो देखिए एनर्जी क्या प्राप्त हो जाएगी, ऊर्जा जो है वो क्या प्राप्त होगी, माइनस का साइन आएगा ही 2.179 इंटू 10⁻⁻11 अर्ग और पर एटम, प्रति एटम के लिए इतनी एनर्जी का मान प्राप्त हो जाएगा। और साथ में बच क्या गया, जिनका मान रखा है हमने, देखिए एक तो Z बच गया और क्या बच गया है N। ये N क्या है यहाँ पर, ऊर्जा स्तर, और जिनके मान होंगे क्रमशः 1 2 3 ऐसे कोस रहेंगे। यानी बच क्या गया, देखिए जिसका मान नहीं रखा हमने, एक तो Z बच गया और एक N, यानी Z²/N² आ जाएगा। यहाँ क्या लिख देंगे हम, Z²/N²। एक तो एनर्जी की फॉर्म ये आ गई आपको अर्ग में। अगर इसको जूल में देखें तो देखिए E बराबर आ जाएगा -2.8719, ये देखिए -11 Z²/N² और जूल पर एटम। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये माइनस का 18 क्यों हुआ, चूँकि 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग के। इतनी वैल्यू होती है, 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग। अब देखिए एनर्जी को हमने अर्ग में कैलकुलेट कर लिया और जूल में कैलकुलेट कर लिया। अब एक एनर्जी की और टर्म देख रहे हैं हम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में देखें अपन तो देखिए, चूँकि हम जानते हैं कि एक अर्ग जो बराबर होता है वो होता है 6.24 इंटू 10⁻11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट के होगा, यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जब निकालेंगे इस एनर्जी को तो देखिए ये क्या प्राप्त हो जाएगी, E बराबर -13.6 Z²/N² और ये आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो एनर्जी की एक टर्म ये आई। इससे अधिकतर हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखें हम, जो एनर्जी है ये जो राशि है वो क्या है, स्थिर राशि है एक। तो E जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई Z²/N² के। यानी एनर्जी जो होती है वो परमाणु किसी तत्व के परमाणु क्रमांक के दो समानुपाती, और कोश की क्या होती है कि या कक्ष की बात करें या ऊर्जा स्तर की बात करें तो उसके क्या रहेगी, व्युत्क्रमणपाती के वर्ग के। ऐसे ही ये क्या होगा, परमाणु क्रमांक के वर्ग के समानुपाती। इसके बाद देखेंगे हम क्या, न्यूमेरिकल। देखिए न्यूमेरिकल देखते हैं। हाइड्रोजन परमाणु के लिए द्वितीय बोर कक्ष में ऊर्जा का मान ज्ञात करना है हमको। तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए बात कर रहा है तो Z का मान हो गया इसके लिए 1, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 होता है, इसलिए Z का मान हो गया 1। और द्वितीय बोर कक्ष की कह रहा है तो इसका मतलब N का मान कितना है, यहाँ 2 है। और एनर्जी की बात कर रहा है, यानी ऊर्जा निकाली हमने। ऊर्जा के लिए अभी फॉर्मूला लिखा था हमने, -13.6 Z²/N² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। इसमें मान रखे हमने, देखिए E बराबर -13.6 Z² यानी 1 का स्क्वायर N² यानी 2 का स्क्वायर, यानी E बराबर कितना आ गया, -13.6 गुणा 1 का स्क्वायर हो गया 1 और 2 का स्क्वायर 4। इसका भाग इसमें दिया हमने, देखिए E बराबर ये आएगा माइनस, ये 4 दिया 12 और 4 चौका 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये पर एटम के लिए इतनी एनर्जी निकल के आ गई कि इसके लिए हाइड्रोजन एटम के लिए। तो ये क्वेश्चन हो गया एक। अगला क्वेश्चन देखिए, He+ के लिए द्वितीय एवं तृतीय बोर कक्ष में त्रिज्या का अनुपात की बात कर रहा है। जब अनुपात की बात कर रहा है तो देखिए इसमें Z तो क्या है, फिक्स है, कितना 2। हीलियम का परमाणु क्रमांक होता है 2, तो Z बराबर हमने 2 लिख दिया। अब त्रिज्या का अनुपात कह रहा है तो इसका मतलब अनुपात के लिए एक बार तो N1 है, N1 का मान 2 और एक मान लिया हमने N2 और इसका मान कितना है 3। और अनुपात
किसका, एनर्जी के की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम। तो एनर्जी लिखी हमने, एनर्जी के लिए कहा बोर कक्ष में क्या निकालनी है हमको, एनर्जी। तो जैसा हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं, तो ऊर्जा की बात की तो हमने ऊर्जा E बराबर निकाला हमने -13.6 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति एटम। ये देखिए स्थिर राशि है। अनुपात के लिए हमने कहा जब स्थिर राशि हो तो उनको समानुपाती की फॉर्म में ऐसे लिख दिया Z² N²। देखिए Z भी स्थिर है इसमें, क्योंकि एक ही तत्व है तो इसका मतलब Z फिक्स रहेगा। तो हमने कहा केवल E डायरेक्टली प्रोपोर्शन इनडायरेक्टली हो जाएगा 1/n² के, यानी E1 अगर अपन E1/E2 बराबर ज्ञात करें तो ये क्या आ जाएगा, N2/N1 पे क्या लगा देंगे, स्क्वायर। और ये मान क्या आ जाएगा, देखिए मान रखा हमने, N2 का मान कितना है 3, तो ये N2 का मान और N1 का मान 2, और दोनों पे क्या है होल स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर किया तो 9 और इसका स्क्वायर किया तो 4, यानी आंसर क्या आ जाएगा, एनर्जी का जो अनुपात आ जाएगा द्वितीय एवं तृतीय बोर कक्ष के लिए 9:4 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें तो देखिए Li+2, इसका मतलब Z का मान कितना है 3। लिथियम के लिए, लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 3, तो इसलिए Z कितना हो गया 3। अब द्वितीय उत्तेजित अवस्था की बात कर रहा है वो। द्वितीय उत्तेजित अवस्था का मतलब N का मान कितना है 2 + 1, यानी N का मान कितना है 3। N का मान कितना है 3, और हमसे क्या ज्ञात करने की कह रहा है वो, एनर्जी। ऊर्जा निकाली हमने -13.6 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ये आ जाएगा, यानी E बराबर -13.6, Z का मान कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर अपॉन N का मान भी कितना है 3, और ये भी 3 का स्क्वायर, यानी ये कट गया, और आंसर आ गया -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी इतनी निकल के आ गई। तो इस प्रकार से आप जो एनर्जी से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है वो सॉल्व कर सकते हो।